स्वागत है साथियों, आप सभी का एसएस क्लासेस से एक न्यू वीडियो में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग का जो अभी हम आईएनएम पढ़ा रहे थे, वो आईएनएम एनसीईआरटी से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर कि इससे पहले आप लोगों ने वीडियो देखा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कि नहीं देखा है तो जाकर जो पीछे का 3 पार्ट है उस वीडियो को भी पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आज देखिएगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो कि हम पढ़ा रहे थे क्लास 8 का हिस्ट्री, उसमें चैप्टर नंबर 4 हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। 3 चैप्टर तक हो गया था, वो इससे पहले वाला जस्ट वीडियो है। अगर कि नहीं देखा है तो जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा। चैप्टर 4 में जो पढ़ना है, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कि आखिर में क्या कुछ आपका इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, और सारे चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर कि आज आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो अगर कि हमारे चैनल पे, तो जल्दी से जल्दी पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अदरवाइज आगे चल के आप लोग यहाँ पे भूल जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर देखिएगा, चैप्टर है जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो आदिवासी कौन होते थे, जो जंगलों में उस समय निवास करते थे, उनको आदिवासी कहा जाता था। ये दीकू क्या होता था, सवाल हमेशा पूछा भी जाता है, और ये इससे पहले सवाल यहाँ पे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एक्चुअल में दीकू कौन लोग होते थे। दीकू अगर के एक शब्द में हम जानना चाहें तो दीकू जो होते थे बाहरी लोग, यानी कि अगर के हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं या बाहर से लोग आते हैं तो आदिवासी के भाषा में उनको दीकू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीकू। अब दीकू में कोई भी लोग जो बाहर से हैं, जैसे यूरोपियन आए, अंग्रेज आए, कोई भी आए जो बाहर से हैं, उसको हम वहाँ पे आदिवासी के भाषा में क्या कहेंगे? दीकू कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज दिया गया है। क्या दिया गया है? कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। एक्चुअल में अगर के हम एक शब्द में आपको बताना चाहें ना, तो ये जो चैप्टर है वो बिरसा मुंडा के बारे में है। बिरसा मुंडा ने कैसे क्या कुछ किया, उसी चीज के बारे में इस चैप्टर में एक्चुअल में हमको पढ़ना होता है। तो देखिए क्या दिया गया है। बिरसा मुंडा किस यहाँ के जनजाति के थे, तो वो मुंडा जनजाति के थे, याद रखिएगा। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। अब आपसे डायरेक्ट रूप से ये सवाल पूछ सकता है कि जो ये मुंडा जनजाति होते थे, मुंडा जनजाति कहाँ के जनजाति हैं? तो ये छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, वर्तमान समय में हम अगर कहने तो ये झारखंड, जो झारखंड का क्षेत्र है, वहाँ पे बिरसा मुंडा जी का उदय होता है। उस समय में मुंडा परिवार में अगर देखिएगा तो संथाल और उरांव जाति भी वहाँ पे शामिल थे। अब अगर के एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, थोड़ा सा वीडियो को हम अपना साइड में कर लेते हैं। पॉइंट क्या दिया गया है कि उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले के महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। यहाँ पे देखिए कुछ ये फोटो दी गई है, कुछ महिलाएं जो है इस नदी को पार कर रही है। तो ये कौन लोग महिला हैं? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कबीला के नाम। कौन सा कबीला? कंध कबीला। कंध कबीला डायरेक्ट रूप से सवाल ये आपसे पूछ देगा कि जो कंध कबीला थे, वो कंध कबीला किस राज्य से बिलोंग करती थी? तो ये उड़ीसा से बिलोंग करती थी। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे दे रखे हैं कि दीकू क्या होते हैं, तो जो दीकू वे लोग होते हैं, जो बाहरी लोग आते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं, उनको दीकू कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ दिया गया झूम खेती के बारे में। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगल के छोटे भूखंड में की जाती है। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों की ऊपरी हिस्से काट देते हैं और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते हैं। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख की खाली जमीन पर छिड़क देते हैं। इस राख में पोटास होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर के बहुत ज़्यादा टफ अगर के यहाँ पे बीपीएससी बनाता है पेपर तो क्या देगा, इनमें से कौन सा कथन झूम खेती के लिए सही है या झूम खेती के लिए गलत है, यही सवाल आपसे पूछ देगा। तो याद रखिएगा, झूम खेती को क्या कहता है? घुमंतू खेती भी कहा जाता है। ये कैसे भूखंड में होते हैं? तो छोटे छोटे भूखंडों में होते हैं। झूम खेती का सबसे बड़ी एक विशेषता ये है कि छोटे खेतों में ये होती है, वो भी जंगल वाले क्षेत्रों में होती है। और जंगल वाले क्षेत्र में आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा होंगे, तो क्या किया जाता है, पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि जिसमें ब्रांचेज वगैरह होती है, इसको काट के साफ कर दिया जाता है ताकि सूर्य का प्रकाश जो है डायरेक्ट रूप से भूमि पर पड़े और वहाँ पे फसल हो।
अब नीचे जमीन में देखिएगा तो जंगली क्षेत्र में जब जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं। तो पेड़ पौधों को आग लगाकर जला दिया जाता है, और जलाने के बाद जो राख उत्पन्न होता है उसको पूरा का पूरा जो खेत होता है उसके ऊपर में छींट दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि जो राख जलता है, राख में पोटास होता है, और पोटास हमारा उर्वर के रूप में वहाँ पे काम करता है। सवाल इससे पूछा गया है इससे पहले भी कि झूम खेती में जो राख होती हैं किस लिए खेतों पर छिड़काव किया जाता है? तो उर्वरक के रूप में छिड़काव किया जाता है, जिसमें पोटास की मात्रा होती है। आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होगा ना, तो क्लास खत्म होने के बाद इसका सब कुछ हम आपको एमसीक्यू भी कराएंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए क्या दिया गया है। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय जंगल में पट्टियों में रहते थे। कहाँ कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में जो रहते हैं वहाँ पे रहते थे इस क्षेत्र में, और साथ ही साथ मध्य भारत यानी कि जो एमपी वगैरह के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये लोग निवास करते थे। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि उड़ीसा के जंगल में रहने वाले खोंड समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार करते थे। कैसे करते थे शिकार? टोली बनाकर करते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। अब देखिए दो चीज यहाँ पे है, आपसे पूछ देगा कि आदिवासी लोग खाना बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग करते थे? तो साल का वृक्ष का उपयोग करते थे। अब डायरेक्ट रूप से ये सवाल पूछ देगा कि महुआ का यूज उस समय किस लिए होता था? तो महुआ का जो यूज होता था वो बीज, महुआ के जो बीज होते थे उसको तेल के लिए इस्तेमाल लोग यहाँ पे करते थे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिया गया है कि डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानु की पत्तियां इकट्ठा करके ले जा रही है। इन पत्तियों से पतले बनाई जाती थी। सबसे आपसे पूछ देगा कि इनमें से पंडानु का क्या अभिप्राय है? आपसे डायरेक्ट रूप से यही सवाल पूछ देगा कि जो ये पंडाणु होते थे उससे क्या अभिप्राय है? पंडाणु एक अंतरिक्ष यात्री था, या एक पनडुब्बी था, या एक वृक्ष था, या एक दूसरे जीव का जंतु था? ये कुछ ऐसा दे देगा। तो अगर के जब से आप एनसीईआरटी में आपको रूबरू नहीं होइएगा, ये सवाल आपको वहाँ पे नहीं सही कर पाइएगा। जो पंडाणु होते थे वो ये होते थे पौ वृक्ष जिसको बोल सकते हैं, वृक्ष होते थे जिसके पत्ती का जो यूज होता था पतल बनाने के लिए। अब बहुत सारे लोग, अब आप लोग ब्रिटेन का तो है नहीं कि पत्तल भी हमको समझाना पड़ेगा एक्चुअल में पत्तल होता क्या है। पत्तल रे भाई, गांव में जो खाना खाते हैं लोग वो पत्तल होते हैं। अभी से पहले जो ये लिखो फीको जो प्लेट आ गया शादी में, तब ना आप लोग खाते हैं खाना, नहीं तो पहले यही पत्तल जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसी पत्तल में लोग खाना खाता था। ठीक है, आई होप की बातें इतना समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। अगर के आपको बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और आपको एक कंप्लीट नोट्स पैकेज चाहिए, ऐसा नोट्स की जिसको पढ़ के डायरेक्ट रूप से सिलेक्शन हो जाए, तो मेरे द्वारा बनाया गया बीपीएससी का सिलेक्शन किट आप लोग ले सकते हैं। इसको लेने के लिए एसएच क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। इसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का नोट्स, एससीईआरटी का नोट्स, इसका चैप्टर वाइज नोट्स, सॉरी चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नोट्स, ईवीएस का नोट्स, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, करंट अफेयर है, सब कुछ एक जगह आपको मिल जाता है। बस आपको इसको अगर प्रिंट आउट कराना होगा तो प्रिंट आउट कराकर और बस आराम से पढ़ते रहिए, आपका उतना सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी कंटेंट चाहिएगा टीचर बनने के लिए सब चीज़ इसमें मौजूद है। आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए सब चीज़ है, जिसको भी चाहिए होगा जाकर वहाँ से ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम क्लास में जहाँ पे थे वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ है कि उस समय के जो आदिवासी होते थे यूज करते थे, जैसे कि चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश का फूल का उपयोग किया जाता था। कौन सा फूल? कुसुम और पलाश का फूल। अब आपके स्क्रीन पर एक हमारा प्यारा भारत का नक्शा दिख रहा होगा और इसमें कुछ चीज़ों का नाम दिख रहा होगा। हम इसलिए इसको लिख दिए हैं कि डायरेक्ट रूप से सवाल यहाँ पे एकदम हूबहू डिट्टो सेम टू सेम देखने को मिलेगा। आपसे पूछ देगा सहरिया जनजाति या भील जनजाति किस राज्य में रहते हैं? तो कहाँ पे रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। गद्दी जो रहते हैं जनजाति कहाँ के हैं? गद्दी आदिवासी वो है हिमाचल प्रदेश के। भोटिया उत्तराखंड के। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वान गुज्जर या राठवा कहाँ के है? तो ये गुजरात के है। बंजारा कहाँ का? महाराष्ट्र का। माला, और एक यहाँ पे नीचे वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो है माला इरूलर कहाँ का है? तो ये केरला का है।
कोया, बंजारा और गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पे देखिए, जो ये गोंड जनजाति है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आबादी में गोंडी जनजाति थे। ये लोग यहाँ पे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में भी थे, और उस छत्तीसगढ़ में भी थे, और मध्य प्रदेश में भी थे। ये सब में फैले हुए थे ये गोंडा जनजाति, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो संथाल हुआ, मुंडा हुआ, उरांव हुआ, ये सब एक्चुअल में कहाँ के थे, तो ये झारखंड के थे। आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ देखिए, और बड़ा कर देते हैं हम। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब आते हैं इस जगह पे, नागा जनजाति किस राज्य के थे, नागालैंड के थे। रियांग जनजाति जो थे वो किस राज्य के थे, तो त्रिपुरा और मिजोरम के, ये रियांग जनजाति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है रे बबुआ, ये ध्यान से याद रखना। कोई भी वनडे एग्जाम आप दोगे, डायरेक्ट रूप से सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट था सब चीज बता दिया। एक है यहाँ पे देखिए, बैगास, बंजारा और गोंड, ये भी जो है मध्य प्रदेश में रहते थे। तो ये गोंड जो है, तो मैंने बता दिया कि ये कॉमन है यहाँ पे इस चीज में, इस चीज में। बाकी जो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं ना, बंजारा और बैगास, बंजारा भी देखिएगा तो मध्य प्रदेश और यहाँ पे महाराष्ट्र, ये दोनों क्षेत्र में यहाँ पे ये लोग रहते थे, ठीक है। सब बता दिया मैं। अब चलता हूँ अगला पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया गया है, सवाल इससे भी बनता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग स्क्रीन के ऊपर में। क्या दिया गया कि ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 से लेकर 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच में बिताए। कौन कौन से दो समुदाय था, एक था बैगा और दूसरा था खोंड। डायरेक्ट रूप से सवाल इस तरीका से पूछ सकता है, इनमें से कौन एक वैज्ञानिक ने भारत के आदिवासी बैगा और खोंड समुदायों के बारे में बात किया, उनके बारे में लिखा, तो कौन लिखा, वेरियर एल्विन ने। कब, 1930 से लेकर 1940 के बीच में। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, वेरियन एल्विन द्वारा लिखित बैगा और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोड, ठीक है, पर ये आधारित है। यानी कि डायरेक्ट रूप से आप याद रखिएगा, सवाल अगर ये पूछा जाए कि नोट्स ऑन खोंड्स पुस्तक किसने लिखा, तो किसने लिखा, वेरियन एल्विन ने लिखा, आप लोग याद रखिएगा। एक शब्द आता है बेवड़। बेवड़ का क्या अर्थ होता है कि मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला जो शब्द है उसे बेवड़ कहा जाता है, ठीक है, समझ गए बबुआ। आते हैं अगला, कुछ यहाँ पे दिया गया है पौधे, लोग यहाँ पे पौधारोपण कर रही है, तो ये सब चीज आपका नहीं, पीसीएस की तैयारी कीजिएगा, उस समय और ध्यान से पढ़ाएंगे, तब वहाँ पे आप लोग पढ़िएगा। अब मैंने आपको पहला दिन के क्लास में बताया था कि जो अंग्रेज आए हुए थे, किस तरीका से भारत में धीरे 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 हर एक चीज को नियंत्रित कर रहे थे। अब उनका जब नियंत्रण, जो भी राजा थे और उनका जो क्षेत्र था उन पे जब हो गया था, तो धीरे धीरे ऐसा क्षेत्र को भी अपने कब्जा में लेना स्टार्ट किया जहाँ पे डायरेक्ट रूप से इंसान नहीं रहते थे, वहाँ पे एक्चुअल में आदिवासी रहते थे। आदिवासी भी इंसान ही है, मतलब कि वो सामाजिक जीवन से थोड़ा कटे छटे रहते थे। इसलिए धीरे धीरे अब क्या किया, अंग्रेजों ने जंगल पर कब्जा करना स्टार्ट किया। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया और कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। अब ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि आरक्षित वन का अर्थ क्या होता है, आरक्षित वन में इनमें से कौन सा कार्य कर सकते हैं या कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा अगला पैराग्राफ। ये ऐसे जंगल थे, कौन से, आरक्षित वन के बारे में बोल रहा है कि ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारत लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा या पशुओं का शिकार करने का इजाजत नहीं था। यानी कि नॉर्मल रूप से कहे तो सारा जो गतिविधि एक आम इंसान का जंगल में होता है वो सब कुछ बैन था।
ठीक है, आरक्षित जंगल मतलब ये अंग्रेजों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। ये किस लिए किया था? यानी कि जो अंग्रेजों के लिए इमारती लकड़ी पैदा करनी हो, लकड़ी को स्लीपर्स बोले जाते हैं, याद रखिएगा। ये स्लीपर्स एक्चुअल में रेलवे का जो बनाने का पहले यूज होता था, वहां पे ये स्लीपर्स यूज होते थे। ये चीज को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में देखिएगा तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अपना थोड़ा फोटो मैं हटा देता हूँ। क्या दिया गया है? 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह भी यह विद्रोह था। कौन कौन सा? 1906 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? सोंग्रम संगमा द्वारा। कहाँ पे ये किए थे? असम में। और मध्य प्रांत में, ये दोनों जगह पे यहाँ पे वन सत्याग्रह था। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ इंपोर्टेंट दिया गया है इस चैप्टर में। एक्चुअल में देखिएगा ना, वहाँ पे जो उस समय का आदिवासी होते थे, उनका जनजीवन कैसा होता था, कैसे वो मतलब जीवन व्यतीत करते थे, इस चैप्टर में एक्चुअल में उसी को पढ़ना है। लेकिन उतना जो डीप में आपसे सवाल पूछता नहीं है, तो इसीलिए केवल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस उसी को हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले 50% खनिक जो थे वो आदिवासी थे। कब? 1920 के आसपास के समय में। ये बता रहा था कि उस समय जो आदिवासी थे ना, वो ज़्यादा करके जो वहाँ पे खनन वाले क्षेत्र थे जहाँ कोयला निकलता है, वहाँ पे इन लोग काम करते थे। अगला पॉइंट देखिए दिया गया है कि 1930 सॉरी 1900 सॉरी 1800 दिया गया है। मेरा ध्यान कहाँ पे है? आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ना, तभी मेरा ध्यान भटक रहा है। जल्दी से पहले लाइक करो आप लोग, उसके बाद हम क्लास आगे ले चलेंगे। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। कब? सवाल डायरेक्ट रूप से पूछा जाता है। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। तथा मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 ईस्वी में। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। अब इस एक लाइन से कम 4 से 5 सवाल आपसे पूछा जाएगा। कोल विद्रोह कब हुआ? 31-32। संथाल विद्रोह 1855। बस्तर विद्रोह 1910। और जो वर्ली विद्रोह था जो कि महाराष्ट्र में हुआ था 1940 में हुआ था। ये तो रट्टा मार के आज क्लास में लेके जाना। जैसे ही जो लोग क्लास का लास्ट तक देखेंगे, लास्ट में ये चीज कमेंट सेक्शन में लिख कर ही आपको इस वीडियो को खत्म करना है। अब आते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुआ था। ये बोहोंडा कहाँ पे है भाई? छोटा नागपुर के आसपास का भी ये क्षेत्र है। 1855 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। कब? 1895 ईस्वी में। ज़्यादा कुछ यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट चीज दिया गया है, एक एक करके मैं आपको बताते चलता हूँ। 1855-95 ईस्वी में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई गई। ये सवाल टीआरई में पूछा गया था, ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्या था? 1895 में यहाँ पे बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। यही डायरेक्ट पूछा गया था कि बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था? 1895 ईस्वी में। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव गांव घूमने लगे। वे आह्वान करते थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों को तबाह कर दें। यानी कि रावणों मतलब दिकियो, यानी कि बाहरी लोग, यानी कि अंग्रेजों लोगों को मारने की बात यहाँ पे कह रहे थे। जो बिरसा मुंडा का जो राज्य प्रतीक था वो सफेद झंडा था, आप लोग याद रखिएगा। और सन 1900 ईस्वी में बिरसा की हैजा से मृत्यु हो गई और आंदोलन यहाँ पे ठंडा पड़ गया। सवाल ये भी पूछा गया था, बिरसा मुंडा का मृत्यु कब होता है? कब होता है? 1900 ईस्वी में, हैजा जो बीमारी है उसके द्वारा। अब फिल इन द ब्लैंक्स इस बुक में दिया गया है। पहला दिया गया है, अंग्रेजों ने आदिवासियों को डॉट 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 के रूप में वर्णित किया। तो यहाँ पे किसके रूप में? तो वो जंगली के रूप में। आदिवासी को अंग्रेज जंगली बोलते थे। अगला है कि झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को कहा जाता है। बीज बोने को तरीका क्या कहा जाता है? यानी कि बीजों को अभी भी फिलहाल समय में बीज बोते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बिखेरना कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, बिखेरना इसको हम कहेंगे। बिखेरना, बिखेरना। अगला है
मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को स्वामित्व मिल गया। किसका स्वामित्व मिल गया? जमीन का स्वामित्व। यहाँ पे क्या भराएगा? जमीन। अगला पॉइंट है कि असम के खाली स्थान और बिहार की खाली स्थान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। कहाँ पे? असम के चाय के बागानों में, चाय के बागानों में, और बिहार की जो वहां पे खनन होते थे, यानी कि कोयले की खानों में, कोयले की खानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। और यहाँ पे आप लोग का चैप्टर ये समाप्त होता है। अब हम चलते हैं आप लोग का एमसीक्यू के ऊपर में। 1 सेकेंड का समय दीजिएगा। जैसे ही आते हैं तो हम आप लोग के लिए निकाल के लेकर आते हैं। 1 सेकेंड निकालने दीजिए। ठीक है, आपका ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब इससे जुड़े हुए हम एमसीक्यूज यहाँ पे करेंगे। सवाल है, 1895 में झारखंड के नागपुर के जंगलों में देखे गए बिरसा के बारे में लोगों का क्या विश्वास था? पहला, वह अंग्रेजों का एक जासूस था। नहीं रे भाई। अगला है कि वह एक साधारण किसान था जो केवल लगान कम करना चाहता था। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हमने बात ही नहीं की थी। बिरसा मुंडा का जब भी बात होता है जंगल के क्षेत्र से रिलेट करके यहाँ पे होता है। वह एक बौद्ध भिक्षु था। नहीं। उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी, वह बीमारियों को दूर कर सकता था, ऐसा स्टेटमेंट था। देखिए, ये एक्चुअल में डायरेक्ट रूप से ना इस चैप्टर में नहीं लिखा गया है, लेकिन बिरसा मुंडा जी के बारे में इस तरीका से ये जो सवाल है ये पूछा गया है, इसीलिए इस सवाल को यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दीकू शब्द का सही अर्थ क्या है? दीकू मतलब बाहरी लोग। देखते हैं, बाहरी लोग जैसे व्यापारी, महाजन, अंग्रेज अधिकारी। बिल्कुल यही यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे ये राइट उत्तर है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल का जल्दी से जवाब दो आप लोग। झूम खेती के दौरान राख का छिड़काव क्यों किया जाता था? ऑप्शन 1, राख का उपयोग बीज के साथ खाद के रूप में किया जाता था। थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन अगला पॉइंट देखते हैं। सिंचाई के पानी को जमीन के अंदर सूखने से रोकने के लिए। नहीं, ऐसा तो नहीं था। राख में मौजूद पोटास से मिट्टी का उपजाऊ बनाना। ये सबसे सटीक उत्तर है। देखिए, पहला भी उत्तर सही हो सकता था, लेकिन अगर के ऑप्शन सी नहीं दिया रहे तब, क्योंकि मैंने डायरेक्ट रूप से बताया जब पढ़ा रहा था तो वहां पे यही चीज डिट्टू सेम चीज लिखा हुआ था कि राख का उपयोग पोटास के लिए किया जाता था। इसीलिए सबसे सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल बताइए। मध्य भारत के बैगा समूह के लोग दूसरों के लिए मजदूरी करना अपमान की बातें क्यों मानते थे? वे बहुत अमीर थे? बिल्कुल नहीं। अंग्रेज सरकार ने उन्हें मजदूरी करने पर प्रतिबंध किया था? बिल्कुल नहीं। वे केवल अपने कबीलों के मुखिया के लिए काम करना पसंद करते थे? बिल्कुल नहीं। वे स्वयं को जंगल का संतान मानते थे जो केवल जंगल के उपज पर जीवित रह सकते थे? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ये यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल का आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, हम जब करा रहे हैं एमसीक्यू ना, तो आप क्या कीजिए ना कि वीडियो को पॉज करके आराम से ये सवाल को पढ़िए, उसके बाद खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिए। पांचवा सवाल है कि उड़ीसा के खोंड समुदाय के लोग साल और महुआ के बीजों का उपयोग किस कार्य में करते थे? तो मैंने अभी तुरंत बताया, जो साल जो होते थे ये खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, और जो महुआ होता था, महुआ से क्या निकालते थे लोग? तेल निकालते थे। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। अगर के पहला देखिएगा तो हाँ, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या है? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी मुखियाओं की स्थिति में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया? आदिवासी मुखियाओं के बारे में पूछ रहे हैं। उन्हें अंग्रेजों के उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए लंदन भेजा गया? नहीं। उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई? नहीं। वे पूरी तरह स्वतंत्र हो गए, अपनी सेना बना ली? नहीं। वे अपनी परंपरा के अनुसार स्थानीय पुलिस और जंगल का प्रबंधन करते रहे? बिल्कुल भी नहीं। उनकी शक्तियों को यहाँ पे छीन लिया गया और ब्रिटिश नियमों के लिए विवश कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 7वां सवाल देखिए है, हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल समुदाय द्वारा पाले जाने वाले रेशम की कीड़ों का लाभ मुख्य रूप से किसे मिलता था? तो ये जो
बिजनेस होता था। ये एक्चुअल में डायरेक्ट रूप से आपके बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, इसीलिए हमने ये इसको यहाँ पे ऐड किए हैं। तो किसको मिलता था? व्यापारियों और बिचौलियों को मिलता था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है कि बिरसा मुंडा ने अपने समर्थकों से स्वर्ण युग की कल्पना के दौरान किस प्रकार के जीवन की बात की थी? जहां मुंडा लोग ततर बंद बनते थे बनाते थे, बाग लगाते थे और ईमानदारी से जीते थे। यानी कि एक्चुअल में जो मुंडा समुदाय है उनके उत्थान के बारे में बात हो रही है, इसीलिए ऑप्शन एक यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आता है 9 नंबर में। 9 नंबर का जल्दी से जवाब दीजिए। आरक्षित वन जो यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट होते थे, घोषित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया था अंग्रेजों के द्वारा? पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाना? बिल्कुल नहीं। रेलवे स्लीपरों के लिए इमारती लकड़ी प्राप्त करना? आदिवासी को झूम खेती के लिए सुरक्षित जमीन देना? नहीं। जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बनाना? बिल्कुल नहीं। यानी कि ऑप्शन बी हमारा ज़्यादा सटीक लग रहा है कि जो स्लीपर्स होते हैं, जो लकड़ी का प्रयोग कर रहे थे, इसीलिए जंगल को रिजर्व बनाया था और बाकी लोगों के लिए रोक दिया था। नेक्स्ट सवाल देखिए दिया गया कि बिरसा आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य क्या था? कबीले के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करना? बिल्कुल नहीं। केवल जमींदारों से लगान कम करने की अपील करना? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों की मदद से एक स्वतंत्र मुंडा सेना खड़ा करना? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जब एक जो बचा है वही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप लोग का ये चैप्टर जो है यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, तो अभी जो हम क्लास लिए कैसा लगा क्लास, आप लोग वीडियो के लास्ट में फीडबैक जरूर देके जाइएगा। और कम से कम एक लाइक तो हम डिजर्व करते हैं। आप लोग जितने भी लोग यहाँ तक देखते आए हैं, जल्दी से जल्दी एक लाइक करके आपको जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है आपको क्लियर करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एस क्लासेस में साथ में।